अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आई एम हाफिज़ा माहीन फातिमा। I secured overall first position in FSC board and अगर मैं अपने मैट्रिक की बात करूँ तो I secured 1091 marks out of 1100 and at that time मेरी थर्ड पोजीशन थी among girls but in FSC I secured overall first position. सो अब मैं चाह रही थी कि मैं भी आप लोगों को गाइड करूँ थोड़ा-सा पेपर प्रेज़ेंटेशन के हवाले से क्योंकि बहुत से बच्चों को पेपर प्रेज़ेंटेशन का बहुत इश्यू आता है और चूँकि हम पंजाब बोर्ड से बात कर रहे हैं तो आपको पता है पंजाब बोर्ड में तो पेपर प्रेज़ेंटेशन बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो आपकी पेपर प्रेज़ेंटेशन अच्छी होगी तो आगे एग्ज़ामिनर आपका पेपर पढ़ता है, वरना तो एग्ज़ामिनर का बाकी का मूड नहीं होता, उसको अच्छा नहीं लग रहा होता तो ही जस्ट मतलब स्पैम कर देता है आपके पेपर को ऐसे मतलब इस तरह से नहीं पढ़ता और आपके मार्क्स भी उस हिसाब से नहीं आते जिस हिसाब से आपने लिखना होता है। तो सबसे पहले आपने अपने पेपर को प्रेज़ेंटेबल बनाना होता है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अगर आप पंजाब बोर्ड की बात कर रहे हैं और बोर्ड में भी इम्पोर्टेंट चीज़ है मगर पंजाब बोर्ड में तो इतनी चीज़ नहीं है। तो मैं हमेशा से जब मैं भी अपनी एसएससी मैट्रिक में होती थी तो मैं भी ऐसे डिफरेंट यूट्यूब की वीडियोस देखा करती थी कि मुझे भी अच्छी प्रेजेंटेशन की वीडियो मिल जाए। मगर जैसे आपको पता है कि मतलब वो बोर्ड टॉपर से थोड़ी कम होती थी तो मुझे थोड़ा मतलब उस पे वो नहीं होता था कि अब मैं इसको फॉलो करूँ या ना करूँ, पता नहीं ये आगे जाके मेरे बेनिफिशियल होगी कि नहीं। कुछ प्रेजेंटेशन की वीडियोस ऐसी होती हैं जो कि बहुत टाइम टेकिंग होती है, मतलब उसको ये करने में बहुत टाइम लगता है। आपको पता है हमारे पास बोर्ड के पेपर्स में इतना टाइम नहीं होता। तो मैं आज आप लोगों के साथ अपनी पेपर प्रेजेंटेशन की वीडियो शेयर करना चाहूँगी कि मैंने अपनी पेपर प्रेजेंटेशन की वीडियो मतलब कि मैंने अपनी पेपर प्रेजेंटेशन कैसी रखी, राइट। तो सबसे पहले हमें पता है कि हमें सबसे पहले जब हम बोर्ड में जाते हैं एग्ज़ाम देने बोर्ड के सेंटर्स में तो हम कुछ सेंटर्स में ऐसा होता है कि शीट्स हमें जो है वो आंसर शीट्स हमें वो पहले दे देते हैं तो उस पर हम अपनी मार्जिन लाइन्स वगैरह लगा लें। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आपने याद रखनी है कि मार्जिन लाइन जो लगानी है ना वो इस तरह लगानी है कि यहाँ से शुरू करनी है, ये बिल्कुल जहाँ से आपकी लाइन शुरू हो रही होती है और लास्ट लाइन तक ले जानी होती है। बाज़ औक़ात बच्चे मार्जिन लाइन लगाते हुए ऐसे वो शुरू करते हैं नीचे जाते हैं ऐसे मार्कर को छोड़ देते हैं। इस तरह होता है यूनिफॉर्म की मार्जिन लाइन नहीं लगी होती तो उससे बड़ा गंदा सा रफ सा इंप्रेशन जाता है। तो आपने ना अच्छी मार्जिन लाइन साफ-सुथरी लगानी है जिससे एक अच्छा इंप्रेशन जाए क्योंकि मार्जिन लाइन से भी बहुत फ़र्क पड़ जाता है। ये मेरा मार्कर थोड़ा ख़त्म हो रहा है क्योंकि मुझे पेपर्स थोड़े कम मिले हैं अपने पुराने क्योंकि वो ज़्यादातर मिसप्लेस हो गए हैं। तो आप लोगों ने जब बोर्ड के पेपर में जाना तो आप लोगों ने ना मार्कर नहीं लेके जाने हैं। जैसे कि अब मार्जिन लाइन लगाने के लिए आपने जो लाइन्स लगाने के लिए मार्कर रखते हैं, वो हमेशा अलग मार्कर रखते हैं, ठीक? तो अभी आपने लाइन लगानी है तो यहाँ से मार्कर रखना है पेज पे ए के साथ मार्जिन लाइन लगानी है तो कुछ नहीं होता, टाइम का पता ही नहीं जाता, हैंड्स की लगानी है कुछ नहीं। और ये लास्ट टाइम यहाँ आके आपने अपना मार्कर पेपर से उठाना है। बीच से पेपर से उठा के मार्कर ऐसे नीचे नहीं घसीटता, कुछ बच्चों की मार्जिन लाइन नीचे से अजीब सी ऐसी आ रही होती है तो वो अच्छी नहीं लग रही होती। तो आपने मार्जिन लाइन को मतलब बिल्कुल ही एग्ज़ैक्ट ठीक है? मुझे उम्मीद है आप लोगों को मार्जिन लाइन वाली बात समझ आई होगी, सही? अब हम अगली इसकी बात करते हैं। तो जैसे कि हम हेडिंग देना स्टार्ट करें, तो सबसे पहले हम हेडिंग देते हैं जैसे सब्जेक्टिव, सेक्शन 1 और क्वेश्चन आंसर दिस एंड दैट। तो सबसे पहले हमें हेडिंग देनी होती है सब्जेक्टिव की क्योंकि हमें पता है ऑब्जेक्टिव हमने पेपर ज़ाहिर है वो बबल शीट पे अटेम्प्ट करते हैं। तो आपकी मर्ज़ी है जैसे मर्ज़ी दे दें। मैं तो बेसिकली मैं खुद सीधा मतलब स्ट्रेट फ़ॉन्ट जो है वो प्रेफ़र करती थी। मैं नहीं कैलीग्राफ़ी ज़्यादा करती थी अपने पेपर में क्योंकि मुझे वो थोड़ा टाइम का होता था कि अब मैं करूँ या तो वैसे इतना टाइम इतना वैसे मेरे लिए तो सीधा-सीधा मैं लिख लेती थी। तो आपकी मर्ज़ी है आपने जैसे भी अटेम्प्ट करना है आपको जैसे सही लगता है। तो सब्जेक्टिव मैंने लिखा फिर उसके बाद सेक्शन 1 लिखा। अगर आपके बोर्ड के पेपर में पार्ट 1 लिखा हुआ है तो आपने पार्ट 1 ऐड लिखना है, ठीक है? ये पार्ट पूरा लिखना है, मैंने P1 लिख दिया, आप पूरा पार्ट 1 लिखिएगा, सही? और अगर आपके बोर्ड के पेपर में सेक्शन मेंशन है तो अपने आपने सेक्शन लिखना है। सबसे पहले हम शॉर्ट आंसर्स अटेम्प्ट करते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको शॉर्ट आंसर्स की पेपर प्रेजेंटेशन बताऊंगी कि कैसे करना है। तो आपने शॉर्ट आंसर्स की हेडिंग डाली, अच्छा शॉर्ट क्वेश्चन की हेडिंग डालनी, शॉर्ट आंसर्स की हेडिंग डालनी है और पहले शॉर्ट आंसर्स की हेडिंग डालेंगे हम, फिर क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 की हेडिंग डालेंगे। वरना अगर हम पहले क्वेश्चन की हेडिंग डाल देंगे तो उससे ये होगा कि हमें हर नया क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले दोबारा हेडिंग डालनी होगी जो शॉर्ट आंसर दोबारा से लिखनी होगा। एक ही दफ़ा पहले शॉर्ट आंसर्स की हेडिंग डालें क्योंकि हमें ना अपना 1 सेकंड बचाना होता है बोर्ड के पेपर में, इतना टाइम नहीं होता। तो उसके
बाद शॉर्ट आंसर की हेडिंग डालने के बाद क्वेश्चन नंबर 2 की हेडिंग डाली हमने, क्योंकि हमने पहले क्वेश्चन 2 अटेम्प्ट कर रहे हैं शॉर्ट आंसर्स का। फिर उसका हमने फर्स्ट करे, मैंने पहला पार्ट ही अटेम्प्ट किया क्वेश्चन का, तो मैंने पहले पार्ट की हेडिंग डाली। उसके बाद जी मैंने ऐसे क्या नाम है इसकी साइड पे ऐसे राउंड ब्रैकेट्स डाल दिए। फिर मैंने ये क्या नाम है ब्लॉक लेटर से मैंने अपनी क्वेश्चन की मेन हेडिंग डाल दी, जो कि मुझे लग रहा है इस क्वेश्चन की मेन हेडिंग होनी चाहिए। अच्छा, एक और बात, साथ-साथ अंडरलाइन नहीं करेंगे आप लोग, पहले अपना पेपर पूरा करेंगे, फिर एंड पे अंडरलाइन की तरफ जाएँगे, ठीक है? ऐसा ना हो कि अंडरलाइनिंग के चक्कर में आपका पेपर रह जाए। तो आपने ये सिर्फ़ मैंने हेडिंग डाली और आगे मैंने लिखना शुरू कर दिया। अच्छा, जैसे अब मैं कोई भी इक्वेशन वगैरह लिखूँगी तो मतलब जैसे मैं यहाँ मेंशन करती हूँ कि क्वेश्चन 1 है, नीचे मैंने कहीं इसका रेफरेंस दिया हो, जैसे मैंने यहाँ दिया है, तो मुझे बस अच्छा लगता है मैं इसको मार्कर से मेंशन कर देती हूँ, ठीक? तो इसके मैंने यूनिट्स बताने थे, इसके यूनिट्स फाइंड करने थे, तो एंड में जब मैंने फाइंड कर लिए हैं सारे, तो मैंने इसको बॉक्स के अंदर कर दिया है। और इसी तरह डायमेंशंस की भी बात करूँ, तो वो भी इस तरह से फाइंड करके एंड पे मैंने बॉक्स के अंदर कर दिया। ये एक नीट इंप्रेशन पड़ता है। सब हेडिंग्स को अंडरलाइन करने की ज़रूरत नहीं है, इतना टाइम नहीं होता। अगर आपके पास टाइम है तो अंडरलाइन करें। सबसे पहले आपका फोकस होना चाहिए कि आपने पेपर मुकम्मल कर लिया। पेपर मुकम्मल करने के बाद फिर आप अंडरलाइंस की तरफ जाएँगे, वो भी पहले आपने मेन हेडिंग्स को अंडरलाइन करना है। सब हेडिंग्स की ज़रूरत नहीं होती है इतनी खास, सही? अब जैसे मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, वो भी सेम इस तरह से मैंने किया। डिफरेंस के क्वेश्चंस जो हैं वो टेबल की फॉर्म में बहुत अच्छे लगते हैं, टेबुलर फॉर्म में अच्छे लगते हैं डिफरेंस के क्वेश्चंस। और देखिए एक टेबल की फॉर्म में अगर बना लूँ तो टेबल टेबल पे से स्टार्ट बना रहे डिफरेंस के वो अच्छे लगते हैं, सही? अब जैसे कि मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, इसमें भी जो हाँ, जो आपने अच्छी बातें, जो आपने मेन बातें बतानी है, उनको आप मार्कर से बीच में लिख दें। तो इससे पता चलता है एग्ज़ाम में एक ही दफ़ा आपका क्वेश्चन पढ़े तो इसलिए ये पढ़ा तो उसने इसकी नज़र एग्ज़ामिनर की गई। मैंने ए पार्ट की रीडिंग डाली, तो उसको मैंने 2 चीज़ें मार्कर से लिखी हैं, तो उसको समझ आ गया कि हाँ, ये क्वेश्चन ये इसमें सही लिखा हुआ है, तो उसको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं। कोई आपने न्यूमेरिकल करना है तो न्यूमेरिकल ये सारा एंड तक करें, इसकी 5 हेडिंग्स जो हैं वो याद रखें, 5 हेडिंग्स आप डाल लिया करें, सही है? अब हम नेक्स्ट पे चलें तो जैसे फर्स्ट है, ये वही बात है जैसे मैंने आपको बताया था, आपने बॉक्स के अंदर टाइप करना है और ये आपने बीच में वर्ड्स को जो है वो हाईलाइट करना है, और कोई रिलेशंस है तो उनको लास्ट में लिखना है आपने, आपने कोई चीज़ मिस नहीं करनी, सही है? क्वेश्चन जैसे अभी क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट्स मैंने अटेम्प्ट कर लिए हैं, तो ये मैंने एक एंडिंग लाइन लगा दिया जो ये शो कर रही है कि हाँ भाई क्वेश्चन नंबर 2 खत्म हो गया, अब नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 की हेडिंग डालूँगी, शॉर्ट आंसर्स की हेडिंग बार-बार मुझे डालने की ज़रूरत नहीं है। अब मैंने आगे अगले क्वेश्चन अटेम्प्ट करना शुरू कर दिए हैं, बिल्कुल ऐसे सेम वैसे से। अब जितना आप बीच में कुछ फ्लो चार्ट बनाना चाहें तो आप फ्लो चार्ट भी ला के बना सकते हैं, तो इससे एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है ओवरऑल। अब जैसे ये मैंने अगला पार्ट भी खत्म कर लिया है, तो इसके एंड पे भी मैंने एंडिंग लाइन लगा दी, ठीक? और ये आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 मैंने स्टार्ट कर लिया है, इसके बारे में मैं ये बताती रहूँगी और ऐसे। और मतलब अगर डायग्राम भी बन रही हैं और आपके पास टाइम है, आप डायग्राम बना सकते हैं, तो डायग्राम बनाएँ। डायग्राम बनाने से एक अच्छा इंप्रेशन जाता है एग्जामिनर के ऊपर ओवरऑल। मुझे डायग्राम्स रीड बनाना बहुत पसंद है, तो इसलिए मेरी आप जहाँ भी डायग्राम देखेंगे वो बड़ी प्यारी से साफ सुथरी बनी हुई होगी, मुझे डायग्राम भी अच्छी लगती है। तो इसमें टाइम नहीं लगता, एक आध दफ़ा अगर आप घर में प्रैक्टिस करें डायग्राम्स की बनाने से पहले तो आपका हो जाएगा, सही है? ये अब जैसे कि मैं आप यहाँ ये मेरे क्वेश्चंस खत्म होते हैं, एंड पे मैं आज सिर्फ पेपर प्रेजेंटेशन की बात करूँगी, शॉर्ट आंसर्स की। तो अब जैसे कि आपने देखा है कि आपको मोस्टली बातें मैंने बता दी हैं, तो बुलेट्स बनाएँ, ठीक है? और ये आप क्या नाम है ये एंड पे इन्वर्टेड कॉमास जो डालें वो मार्कर से डालें, ये सब अच्छा लगता है। सही है, जो आप डेफिनेशन हैं वो भी इन्वर्टेड कॉमास के अंदर करें, सही है? ठीक है, आप लोग ये शॉर्ट आंसर की पेपर प्रेजेंटेशन की वीडियो देखें, और आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर नीचे आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर आंसर करूँगी आपकी सारी क्वेरीज़ को। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में लॉन्ग आंसर्स के उस पे बनाऊँगी पेपर प्रेजेंटेशन पे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने पेपर प्रेजेंटेशन पे गौर करें, अपनी तैयारी पे गौर करें। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स।